वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट एडिटोरिया बिहार एसएससी सचिवालय सहायक वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 11। निम्न में से किस महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? यह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर एक ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से तथा दूसरी ओर यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीप से घिरा है। इस महासागर की तट रेखा बहुत कटी फटी है, इसी कारण इसकी लंबाई प्रशांत और हिंद महासागर की तट रेखाओं की कुल लंबाई से भी अधिक है। नेक्स्ट है, में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनना है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, यह सही है। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान है, यह गलत है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं हो पाता है, सही है। वायुमंडल की लगभग 97% वायु धरातल के निकट होती है, ये भी सही है, अर्थात बी सही होगा आंसर। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। धरातलीय तथा सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों को पड़ने वाला दबाव ही वायु दाब है। समुद्र तल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र पर सामान्य वायु दाब लगभग 76 सेमी या 1013.25 मिली बार के बराबर होता है। वायु दाब मापने के लिए वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल के लगभग 97% वायु धरातल के निकट होती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है? इसका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है, जहां घने वन, विस्तृत घास के मैदान और विशाल मरुस्थल फैले हैं। यह सभी महाद्वीपों में से सबसे अधिक उष्ण है। यह उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधों में स्थित है। इसकी जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु में बहुत विविधता है। यह महाद्वीप वन जीव, खनिज और शक्ति के साधनों से संपन्न है। अरावली विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? यह मालवा का पठार स्थित है। अरावली विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली पश्चिमी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यह है 9। पटना जिला 9 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये जिले भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली एवं सारण। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? यह है मिजोरम। मिजोरम में सर्वाधिक साक्षरता दर है। ऐसे ध्यान देना है कि यहाँ पे केरल राज्य नहीं दिया गया है। केरल भारत में सबसे साक्षरता वाला राज्य है, जहाँ 94% लोग शिक्षित है, जबकि गोवा में 88%, त्रिपुरा में 87% एवं हिमाचल प्रदेश में 82% साक्षर है। परंतु प्रश्न के अनुसार मिजोरम में सर्वाधिक साक्षरता होगा। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? यह केरल। केरल की तट रेखा सबसे छोटी है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य स्थित है। भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी 1214 किलोमीटर है तथा सर्वाधिक छोटी तट रेखा गोवा राज्य की है। यहाँ प्रश्न के अनुसार केरल होगा। भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। इसमें से मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। समुद्र तट वाले द्वीप प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। निम्न प्रश्नों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण अर्थात मैप में ऊपर से नीचे। इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। आंसर ए होगा। वीडियो व्याख्या सहित होने के कारण थोड़ा लंबा है, अतः अंत तक देखें। निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ सही नहीं देखना है। इसमें सिक्किम युमथांग घाटी, यह सही है। नागालैंड जूकू घाटी, यह भी सही है। पश्चिम बंगाल कम्बम घाटी, यह गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, यह नहीं होगा, अर्थात आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा देश भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है? ये है, इसमें देखते हैं, चीन, यह भी सही है। पाकिस्तान, यह भी 5 राज्यों से जुड़ा है। नेपाल, यह भी 5 राज्यों से जुड़ा है, अर्थात आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी देश 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। चीन सीमा से लगने वाला राज्य है। लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पाकिस्तान से लगने वाला राज्य है। लद्दाख जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, नेपाल से लगने वाला राज्य। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है।
निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? याद रखना, नहीं गिरती है। इसका आंसर होगा गंगावेली नदी। गंगावेली नदी है। गंगावेली नदी अरब सागर में गिरती है। यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है। विधान परिषद साधारण विधान विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? यह रोक सकती है 4 माह तक। साधारण विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, परंतु असहमति की स्थिति में विधानसभा प्रभावी होती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक 4 माह तक ही रोक सकती है। विधि विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पेश किया जा सकता है। विधान परिषद विधि विधेयक को न ही अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक रोक सकती है। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ देश के कुल कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 53% होता है। इसके बाद उत्पादन में तीसरे स्थान पर केरल 28%, तमिलनाडु 11% है। बिहार के किस जिले में टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ है? यह है बेगूसराय। बेगूसराय में नहीं हुआ है। यह गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है जिनमें बाढ़ वर्षा का जल भर जाने से यह निम्न भूमि क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिसे टाल या ताल कहते हैं। टाल मिट्टी गंगा नदी के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी जनजाति अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है? इसका आंसर होगा टोडा। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक फैला है। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी हुई जनजातियां मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा है। वृहत हिमालय के घाटी में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? मैंजनी को माना था। मैंजनी को। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैंजनी के विचार से प्रभावित होने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। इन्होंने मैंजनी की रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था। किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश काउंसिल के नियंत्रण में लेने की घोषणा की? 1 नवंबर 1958 को। 1 नवंबर 1958 को घोषणा हुआ था। 1957 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश काउंसिल के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश काउंसिल के अधीन कर लिया गया। 1858 के अधिनियम के उपरांत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। दिलवाड़ा का कौन जैन मंदिर कहाँ स्थित है? यह माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। यह मंदिर परिसर 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें श्री आदिनाथ मंदिर या विमल व शाही मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी या चालुक्य शासन के मंत्री विमल शाह द्वारा 1231 में कराया गया है। यह मंदिर यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के किसने किया? यह किए थे वीर कुंवर सिंह किए थे। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास से अंतिम लड़ाई लड़ी। यहाँ से अपने किले में लौटने के बाद उन्होंने 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीर गति पाई। शिवाजी के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था रायगढ़ में हुआ था। 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 1674 ईस्वी में उन्होंने मराठा समाज की नींव रखी थी। रायगढ़ में जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब उन्हें छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले थे। छत्रपति शिवाजी ने 1669 में रायगढ़ प्रतापगढ़ किले पर कब्जा किया था। 1666 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1666 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। 3 अप्रैल 1680 को उनका देहांत हो गया। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 में साइमन का जो भारत आया, भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन का आविष्कार वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर विरोध किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? यह किया गया था पटना में। मई 1934 में पटना में कांग्रेस के महासमितियों की बैठक में दौरान बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की एक अलग बैठक हुई। इसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। अक्टूबर नवंबर 1934 के दौरान मुंबई में इसकी नीतियाँ एवं कार्य प्रणालियाँ तय की गई। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। यह कथन किसका है? R.C. मजूमदार का है। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। R.C. मजूमदार का यह कथन है। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। जवाहरलाल नेहरू का कथन है। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था। विलियम हार्वर्ड रसेल का कथन है। 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष का था। यह कथन है विनायक दामोदर सावरकर का। 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। यह कथन है सर जेम्स आउस्ट्रम का। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। यह कथन है बिपिन चंद्र पाल का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सबसे पहले भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत का प्रस्तुत किया? यह किए थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया। इन्होंने 2 मई 1857 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर जिसका शीर्षक था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? यह लागू की थी मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1729 में कैप्टन रीड के प्रयास से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक बंजिदगी भूमिदार भूमि का स्वामी होता है जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमिदार के पास भूमि को रहने रखने बेचने का अधिकार होता था। इसमें भूमि की उपज की आधी मात्रा सरकारी लगान के रूप में निश्चित की गई। कालांतर में इसे 66 से 100% के मत तक बढ़ाया गया। निम्न में कौन सी पतियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य है? यानी असत्य क्वेश्चन को इसमें ढूंढना है। वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, यह सत्य है। O2 एवं CO2 का आदान प्रदान करता है, ये भी सही है। रंध्र दिन में खुले एवं रात में बंद रहते हैं, ये भी सही है। रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित करते हैं, यह गलत है। अतः आंसर डी सही होगा। निम्न में कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? मेलेटोनिन हार्मोन, इसका आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि होगा। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में स्थित होती है। यह हार्मोन सोने जगाने के चक्र एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जिसका कार्य अन्नास के बीज के बराबर होता है। यह 2 हार्मोन स्रावित करती है, मेलेटोनिन और सीरोटोनिन। निम्न में कौन सा मानव लार मुख गुहा में उपस्थित होता है? यह देखना है। विद्युत अपघट यह होता है। माइलेज यह होता है। लाइसोजाइम यह होता है। अर्थात आंसर डी उपरोक्त सभी होगा। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति पेनिसिलिन कवक से हुई है। सभी पेनिसिलिन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक होते हैं। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के आविष्कारक थे। इनमें किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? यह औरक तरंग का प्रयोग किया जाता है। औरक तरंग तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का एक प्रकार है। इसका तरंगदैर्घ्य दृष्टि प्रकाश से अधिक होता है। इसका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, नियंत्रण, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि के लिए सैनिक द्वारा किया जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य 750 nm
आयन 1 mm के बीच होता है। इसकी खोज वैज्ञानिक हेर्शेल के द्वारा किया गया। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है, यह सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। एक बायोगैस से संयंत्र निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? यह होती है किण्वन प्रक्रिया होती है। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है जिसमें बायोगैस से संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक हाइड्रोकार्बन है जो ज्वलनशील होता है और जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वह इसकी पूर्ति वायु तथा अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। कौन आँखों में प्रकाश की किरण की मात्रा को नियंत्रित करता है? यह करता है पुपिल। पुपिल करता है। पुपिल प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है। आइरिस प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है। आइरिस प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है और पुपिल प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है। प्रकाश आँख के पारदर्शी बाहरी आवरण कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। नेत्र गोलक गोल है इसलिए कॉर्निया एक लेंस के रूप में कार्य करता है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है Na। हाइड्रोजनीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत असंतृप्त वसा को हाइड्रोजन और Na उत्प्रेरक के उपस्थिति में संतृप्त वसा में परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया सपोर्टेड निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम या मध्यम दाब पर की जाती है। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है? यह प्रोटियम यह समस्थानिक है। ड्यूटेरियम ये भी समस्थानिक है। ट्राइटियम ये भी समस्थानिक था। उपयुक्त सभी होगा आंसर। निम्न में किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। वे पदार्थ जिसका उपयोग तेज गतिशील न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है उसे मंदक कहते हैं। ग्रेफाइट तथा भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ों का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित छड़ों के रूप में किया जाता है। यह छड़ें न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। आयनीकरण ऊर्जा किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। आयनीकरण जितनी अधिक होती है उतना अधिक नाभिकीय आकर्षण बल होता है। निम्न में कौन एल्केन का सूत्र है? एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। यह एल्केन का सूत्र है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 है जबकि एल्कीन का सूत्र CnH2n-2 MCnH2n है। एल्केन संतृप्त कार्बोहाइड्रेट होता है जबकि एल्कीन एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। इसे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इंसान को रोज लगभग 150 माइक्रोग्राम आयोडीन लेनी चाहिए। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? यह होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। मेनोपॉज साधारणतः कन्याओं को 14 या 15 वर्ष की आयु में और उष्ण प्रदेशों में इससे भी पूर्व मासिक धर्म आरंभ हो जाता है जिसका अर्थ है कि कन्या गर्भधारण करने के योग हो गई है। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला की मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद किया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है।
प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो यह लाल प्रकाश है। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में तथा द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश में पाया जाता है। हालांकि पर्णहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश और संश्लेषण में सर्वाधिक उपयोग लाल प्रकाश का ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का होता है, लेकिन पर्णहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, याद रखना है। मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा होता है, प्लीहा प्रभावित होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इसकी वाहक मादा एनोफिजिल मच्छर होती है, जो कि द्वितीय पोषक है। इसे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। इसका आंसर होगा नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में पास की वस्तु बहुत स्पष्ट दिखती है, किंतु दूर की वस्तु धुंधली नजर आती है। आँखों में यह दोष उत्पन्न होने पर प्रकाश की समांतर किरणपुंज आँख द्वारा अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देता है, न कि रेटिना पर। इस कारण दूर की वस्तु को प्रतिबिंबित नहीं स्पष्ट नहीं बनती और चीज़ें धुंधली दिखती हैं। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जाता है। एक झील में द्वितीयक दूसरी पोषण स्तर होता है। प्राणी पलवक होता है, प्राणी पलवक। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे ट्रैफिक लेवल पोषक स्तर के नाम से जाना जाता है। उत्पादन प्रथम पोषण स्तर से शाकाहारी, दूसरे पोषण स्तर से या मांसाहारी, तीसरे पोषण स्तर से संबंधित है। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1987 में। गैंडा परियोजनाओं का वर्ष 1987 में शुरू हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत असम से स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसे वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। असम में काजीरंगा उद्यान था मानस अभयारण्य एवं पश्चिम बंगाल के जल्दापारा अभयारण्य जलपाईगुड़ी में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादन विधि द्वारा सही है, व्यय विधि द्वारा सही है, आय विधि द्वारा सही है, अर्थात उपरोक्त सभी विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में आय सहभागिता दर क्या है? 39.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर 39.8% कुल जनसंख्या के हिसाब से, जबकि पुरुषों में कार्य सहभागिता दर 53.3% या महिला में कार्य सहभागिता 25.6% है। राष्ट्रीय की गणना करते समय निम्न में से किस को शामिल किया जाता है? गृहिणी की सेवाएं यह शामिल नहीं किया जाता है। पेंशन शामिल नहीं किया जाता है। चौकीदार की आय यह शामिल किया जाता है। तो आंसर सी सही होगा। भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? यह कहता है कानपुर को। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। भारत के मैनचेस्टर नाम से भारतीय 3 शहर प्रसिद्ध है। पहला पूरे भारत का मैनचेस्टर गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। दूसरा उत्तरी भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर को कहा जाता है तथा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में होता है। आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में कुल उत्पादन का 23.57% आम का उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। इसके बाद दूसरा सर्वाधिक आम का उत्पादन वाला राज्य आंध्र प्रदेश 22.16% है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है। यह है डॉक्टर अमृता पटेल। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल है, जिसे यह पुरस्कार 1992 में दिया गया। भारत की पहली शख्सियत अदिति मुखर्जी है जिन्हें नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला। उन्हें वर्ल्ड फुल प्राइज फाउंडेशन की ओर से फील्ड रिसर्च के लिए यह पुरस्कार दिया गया। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है?
जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। 1984 20वीं सदी में लिखे गए सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक माना जाता है। इसके लेखक जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। 25 जून 1903 को बिहार के मोतिहारी में पैदा हुए। गाइड अंग्रेजी भाषा के महान भारतीय उपन्यासकार आर.के. नारायण का सुप्रसिद्ध उपन्यास है। लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोसांग उत्सव यह सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग भोटिया समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। यह कृषकों के एक नए वर्ष के प्रारंभ का घोतक होता है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में स्थित है? क्या बिहार में स्थित है। मधुबनी चित्रकारी या पेंटिंग मिथिला चित्रकारी भारतीय चित्रकला का एक पारंपरिक रूप है। मिथिला क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इंडिया विंग्स फ्रीडम यह आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट रहे और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? यह तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुछ मुख्य कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनम मानसी, रुक्मिणी देवी, S.K. सरोज, प्रियदर्शनी, गोविंदा। नेक्स्ट है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान यह कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। यह 1912 में स्थापित किया गया था। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। गन्ने का वैज्ञानिक नाम सैकरम ऑफियनेटरम है। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एड्स महामारी के प्रति जागरूक बनाना और इस महामारी से जितनी मौत हुई है उसका शोक मनाना है। विश्व विकलांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 दिसंबर को राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह किया गया था 1977 में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना 1977 में भारत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। भारत के संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया था। उद्देशिका के लिए था USA के संविधान से लिया गया था। USA के संविधान से लिया गया था। भारत के संविधान की उद्देशिका का विस्तार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया था, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। याद रखना, उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और उद्देशिका USA से लिया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न संविधान का सहयोग प्राप्त है। संयुक्त अमेरिका से मौलिक अधिकार है। ब्रिटेन से संसदीय सरकार, एकल नागरिकता कानून बनाने की प्रक्रिया है। आयरलैंड के नीति निर्देश तत्व हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 312 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधित और अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है। विश्वास की स्वतंत्रता है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ये भी है। अर्थात आंसर ए सही होगा। 65 भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19 के 1 है। प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, और वहाँ जो उल्लेख किया गया है वह केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में गारंटी के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता को भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा माना है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य और ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राज्य में सुप्रीम कोर्ट इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रेस की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता देता है। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता।
एडवोकेट जनरल मान्यता राष्ट्र का कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जाता है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रदान करता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद बनाती है। भारतीय संसद बनती है, यह बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के तीनों के मेल से। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? यह क्या? अनुच्छेद 32 ये भी सही है, अनुच्छेद 226 ये भी सही है, अनुच्छेद 227 ये भी सही है, अर्थात उपरोक्त सभी सही है। अनुच्छेद 32, 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की रीट अधिकारों को प्रदर्शित करती है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों पर अध्ययन की शक्ति प्रदर्शित करता है। इन तीनों अनुच्छेदों को केशवानंद भारती वाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 169 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य में है। सरकारी आयोग का सिफारिश संबंधित है। यह है केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। केंद्र राज्य संबंध का विचार करने तथा उनको सिद्ध करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। B. शिवरामन तथा A.R. सेन अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यह एक प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं स्क्रीन पर दिख रहे हैं वीडियो पर क्लिक करके अन्य वीडियो देखें। थैंक यू।